वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं नुमानुल हक शेख से, जिनका ताल्लुक जो है खुशाब से है, और उसके साथ साथ ज़रगाम मोहसिन है जो कि ASMR आर्टिस्ट हैं, और ये भी हमारे पास तलागंग से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आप अभी फॉलोअर्स की बात कर रहे थे और लाइक्स की बात कर रहे थे, एक ज़माना था जब वो मतलब होता था कि आपने परचेज़ कर लें, ख़रीद लें, बहुत सारे इस तरह के मामला जो हैं वो भी बड़े इन हुए थे और डिस्कस हुए थे। तो उसके बारे में ये है कि लोग परचेज़ कर लेते हैं फॉलोअर्स उनकी, लेकिन उससे जो नुकसान ये होता है, इंस्टाग्राम को भी पता चल रहा होता है कि ये फेक फॉलोअर्स हैं या डमी फॉलोअर्स, हम अपनी ज़बान में इसको बोलते हैं, डमी फॉलोअर्स होते हैं वो, क्योंकि बस वो अकाउंट्स बनते हैं और फोर्सफुली उनको फॉलो करवा दिया जाता है एक एल्गोरिदम के थ्रू। तो उसमें ये होता है कि फिर अगर आप कोई भी वीडियो पोस्ट करते हो तो उसमें आपकी रीच नहीं आती, लोगों तक कैसे पहुँचेंगे जब फेक फॉलोअर्स हैं, जब वो ऑनलाइन ही नहीं है अकाउंट्स। 1 लाख फॉलोअर्स अगर आपकी प्रोफाइल पर हैं और आपके 50-60 व्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे वेरी क्लियरली पता चल जाता है कि ये फेक फॉलोअर्स हैं। उसका जो बुरा होना उसका इसलिए भी है कि वो आप जो एल्गोरिदम में नहीं आ सकते आप, इंस्टाग्राम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या कोई भी जो सोशल मीडिया ऐप है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो उससे ये थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट भी जाता है और बंदे पहचाने भी जाते हैं बड़े क्लियरली जब आप उसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं। आप लोग इस पे दोनों यकीन नहीं रखते और आप बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम बताइए क्या वो होते हैं रोबोट्स फॉलोअर्स, ठीक है। अभी जब से इंस्टाग्राम, मेटा ये चीज़ें आई हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो कैच कर लेते हैं कि ये रोबोट्स फॉलोअर्स हैं, तो उस स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर जो रीच होती है ना, जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इस तरह भी हैं, बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो कि फैंटेसाइज होते हैं कि अच्छा वो इन्फ्लुएंसर है, उनको ना फॉर एग्जांपल फूड ब्लॉगर है, तो वो रेस्टोरेंट पे जाके फ्री का खाना खा रहे हैं, कोई अगर लाइफ स्टाइल गया तो उसको फ्री के कपड़े आ रहे हैं घर पे, तो वो क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल पे फेक फॉलोअर्स डाल के, ठीक है, और वो मार्केट में उतर आते हैं कि हमें भी काम दो, हमें भी काम दो। तो अगर एक अच्छा व्लॉगर जो है वो एक अच्छे बजट पे काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके बराबर के फॉलोअर्स डलवा के सस्ते रेट पे, और वो कम बजट पे सेम ब्रांड के साथ काम करते हैं। ब्रांड्स को अक्सर नहीं पता चलता कि अच्छा इसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ये वो बस फॉलोअर्स देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट कोट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनको फॉलोअर्स से ज़्यादा अगले बंदे की एंगेजमेंट और उसकी जो ऑडियंस है ना, जो उसके कमेंट्स वगैरह शेयर्स आ रहे हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फॉलोअर्स तो किसी भी तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, जो आपकी शेयरिंग और जो आपकी एंगेजमेंट है वो रिप्लेस नहीं हो सकती। अच्छा, आपके इलाके का तो डोडा बड़ा मशहूर है भाई आप उसको छोड़ के इस्लामाबाद में फिर क्या वीडियोस बना रहे हैं? बस रिस्क के लिए इंसान, आपको पता है हिजरत करना भी सुन्नत है। हाँ, तो इसी चक्कर में आया था मैं इस्लामाबाद तकरीबन 2015 में। मैं अपनी इंटर करके आया था इस्लामाबाद में, तो मैं अकेला आया था, बैचलर में रह रहा था, एक फ़्लैट लिया हुआ था। काफ़ी अर्सा मैंने कुछ चेंज भी किए हैं, बट एक फ़्लैट ऐसा था जिसमें मैंने 6 साल गुजारे हैं, जो अभी लास्ट था। तो खुशाब से आया इसी वजह से था। खुशाब का डोडा बहुत ज़्यादा मशहूर है, पूरे एशिया में मशहूर है, और इवन मैंने एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ उसका क्लैब भी किया, मेरी एक वीडियो भी है, बहुत अच्छा मेरा वो एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा, डोडा बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है। और स्टार्ट उसका इस तरह हुआ था कि एक हमारे पास हंसराज एक पहलवान था, वो अपनी ताकत के लिए वो खाता होता था, मतलब वो अपने लिए बना के उसको इस्तेमाल करते थे, जो पहलवान होते थे ना, तो इस वजह से इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ अर्सा बाद फिर उन्होंने इसको पब्लिक के लिए बनाना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो आफ्टर पार्टीशन उनकी कुछ मतलब जो फैमिली थी वो चली गई इंडिया, और इंडिया में भी अभी वो एक हमारे रिसर्चर हैं खुशाब के, उन्होंने रिसर्च की, तो वहाँ पर भी डोडा बन रहा है, ठीक है, उसी नौयत का, उसी टेस्ट का बन रहा है डोडा। और खुशाब में जो मेन हमारी जो 2 दुकानें हैं उन पे वो ओरिजिनल बन रहा है। वैसे तो आप अगर खुशाब से निकलेंगे, पहले ये होता था तो वो एक लाइन लगी हुई होती थी और एक ही नाम से चल रहा होता था, अनवर डोडा हाउस और अमीन डोडा हाउस, ये 2 होते थे, ये 2 भाई थे, उन्होंने मतलब इस चीज़ को लेकर चला। लेकिन अभी पहचान के लिए आसानी हो गया, क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू वो रिजॉल्व हो गया है और वो केस जीत गए हैं, तो इसकी वजह से अब आप 2 या 3 दुकानें मिलेंगी जो ओरिजिनल हैं, बाकियों के नाम चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये है कि आप ऑथेंटिक, कितना ज़रूरी ये काम है, बहुत ज़रूरी। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर तो नाम चुरा लेते हैं, आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो बड़ा ज़रूरी था ऐसा होना, क्योंकि ख़ास तौर पे जो इज्तिमा वगैरह होता है ना राइव एंड में, वहाँ से जब लोग जा रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपको भी पता है वहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस जाती है, ख़ास तौर पे KPK की और इस तरह के इलाकों से जब जाते हैं ना, तो वो हमारे खुशाब से गुजर के जा रहे होते हैं। तो वो उनका ना, वो कहते हैं एक सीज़न है उनका,
तो उस सीज़न में हमारे खुशाब की स्वीट्स बाकी भी मशहूर हैं, लेकिन डोडा ऑन टॉप, डोडा के साथ एक पतीसा होता है, वो भी बड़ा मशहूर होता है, तो वो लोग बाहर स्टॉल लगा लेते हैं। अब वैसे डोडा तकरीबन 1100 रुपये 1200 रुपये पर केजी मिलता है, वहाँ पे स्टॉल से आपको 400-500 रुपये में मिल जाता है। तो अब आपको भी पता चल गया कि प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस होगा, और वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये ओरिजिनल है नहीं है, बस वो लेके जाते हैं। और एक तो बुरा नाम भी हाँ, एग्जैक्टली वो एक होता है कि देखें, बुरा उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि अच्छी चीज़ उन्होंने खाई नहीं है ना, इस वजह से उन्हें नहीं पता कि डोडे का ओरिजिनल टेस्ट क्या होता है, वो ले जाते हैं जी। लेकिन जो ओरिजिनल खा लेता है उसको उसका ओरिजिनल टेस्ट पता चलता है, फिर वो जब दोबारा किसी और जगह से खाएगा तो फिर उसे पता लगेगा कि नहीं यार ये ओरिजिनल नहीं था। बिल्कुल सही। तो इस वजह से ये बड़ा अच्छा हुआ है और डोडा आप सबको खाना चाहिए। नहीं मैंने तो खाया हुआ है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ये जो हमारी इस तरह की रिवायती चीज़ें हैं। एग्जैक्टली तलागंग जो है वो किन चीज़ों के लिए मशहूर है? मुझे तो वहाँ की एक ही चीज़ याद आती है, रेस वाले बैल और जानवर और मवेशी। हाँ अच्छा, मुझे खाने के बारे में ज़्यादा इन्फो रहती है, तो तलागंग के बिल्कुल साथ चकवाल पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट थी। अब तो रेवड़ियाँ तो वहाँ की बड़ी मशहूर हैं। एग्जैक्टली, चकवाल की रेवड़ी बहुत मशहूर है और आप खाई होगी आपने। डेफिनेटली, मतलब आप ये कैसे हो सकता है? आप लोग अभी से आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि इतने टाइम में मैंने नहीं ट्राई किया होगा? एग्जैक्टली ऐसे चकवाल की रेवड़ी की एक ना मुझे जो बात अच्छी लगती है, वो जो पहलवान थे ना, पहलवान जो मेन वो बंदा था जिसने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस, वो मेरे अब्बा जी टीचर थे, उनके शागिर्द थे वो। अच्छा। तो मेरे अबू चकवाल में काफ़ी अरसा रहे हैं, तो वो हमें बताते होते थे कि वो जो बंदा है वो मेरा शागिर्द था, मतलब उनके पास वो कुछ क्लासेस पढ़ा हुआ था। तो वो इस वजह से भी हमें उसके साथ एक थोड़ी सी एफिलिएशन है, और वाकई उसका टेस्ट बाकी जहाँ से भी आप खा लें उसका क्रिस्पी होना और उसका वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होती, सबसे बड़ी बात, तो उसका टेस्ट एक बहुत मज़े का होता है। और वो बहुत लोडेड होती है सेसमीज के साथ। सेसमीज के साथ तो आजकल सेसमीज जो है वो देखें कितना फ़ायदे की एक चीज़ है, तो उसके हेल्थ बेनिफिट, ठीक है शुगर का एलिमेंट उसमें है, लेकिन सेसमीज तो आपको मिल रहे होते हैं, तो आपकी शुगर क्रेविंग में आपने अगर कैंडीज़ वगैरह लेनी है तो उसमें बहुत अच्छा है। बेस्ट है। सुना है आपने डांस वांस किया है और बड़ा पानी के ऊपर पानी रोकने के ऊपर, और आपकी मीम बड़ी पसंद की गई है वो पूरी बस दुनिया में। वो ट्रेंडिंग में चल रही थी चीज़, पानी बंद कर रहे हैं हमारे हमसाए मुल्क, तो उसमें वो बस अचानक मेरे पास ना एक वो वीडियो क्लिप आया, तो मैंने कहा चलो यार आज इसको ना एज ए मीम पोस्ट कर देते हैं। वो मीम पोस्ट किया तो वो आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में चल रही थी। वो वीडियो क्लिप मेरा ही था। उससे 2 दिन पहले मेरे दोस्त की शादी थी, हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन उसका रखा हुआ था, तो वहाँ से उसने ना मेरे फ़ोन में कुछ वीडियोस बनाई हुई थी, उसी में से वो सामने आया, तो मैं मेरे कुछ दोस्त डांस कर रहे थे, उसमें से एक पार्ट मैंने लेके, और वो पार्ट 11 सेकंड का है, 12 सेकंड का है, उसके ऊपर सिर्फ मैंने वो POV पॉइंट ऑफ व्यू लिखा कि इंडिया के पानी बंद करने से पहले नहा लिया। वो वीडियो पोस्ट हुई और उसके व्यूज़ ऐसे ऊपर गए जैसे लोग चाह रहे थे कि ये चीज़, और मेजॉरिटी इंडियन की थी देखने वालों की, हमें पता चल जाता है ना कि कौन देख रहा है, और कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि यार इंडिया में बैठे बैठे पाकिस्तान में पहुंच गए, और इस तरह के पता नहीं कितने कमेंट्स आए कि यार हम इंडिया बॉर्डर पार कर रहे हैं जी, मीम्स की वॉर में आगे ये लोग जीत रहे हैं, इस तरह के बहुत कमेंट्स आए हैं। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई, इवन इंडियन मीडिया के ऊपर उन्होंने डिस्प्ले किया कि इनको तो टेंशन ही नहीं है, ये तो नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो बस इस तरह की एक थी वो वीडियो। देख लो कि फिर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा काम और कैसे जो है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत प्लानिंग के साथ किया हुआ काम जो है, जो आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा है, और वो अच्छा ना गया, और ऐसे ही जैसे आपने कहा रैंडम एक आपने थॉट जो है उसको फॉलो किया? एग्जैक्टली होता है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक रेस्टोरेंट पे आप गए हो या किसी भी ऐसी जगह पे गए हो जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत कर दी है, लाइक फुटेज बनाने में बहुत मेहनत कर दी है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखने में मेहनत कर दी है, वॉइस ओवर करके एडिटिंग में अच्छे आपने जो इफ़ेक्ट्स डाल दिए हैं और बड़ी मेहनत कर दी है। अब आपको लगता है कि यार ये जो चीज़ है ना ये वायरल होनी चाहिए, लेकिन आप वीडियो डालते हैं, आपके व्यूज़ बहुत कम आ जाते हैं, 5000 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो बहुत मतलब आपको ना वो कर रही होती है कि यार मेहनत ज़ाया हो गई है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, इसमें तो इतनी मेहनत हुई थी, वो हो जाता है समटाइम्स। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैं फ्लैट में रहता होता था, एक दफ़ा मैंने ना टाइम लैप्स बनाया, हमने कमरा साफ़ किया था अपना, वो कमरा साफ़ किया, उसके ऊपर मैंने एक हमारा पाकिस्तानी ड्रामा था उसका एक टाइटल सॉन्ग था परिजात, तो वो उसके ऊपर लगा के मैंने वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो अपलोड करने के बाद टिकटॉक के ऊपर उसके ऊपर 4 मिलियन व्यूज़ आए, इंस्टाग्राम के ऊपर उसके ऊपर 4.5 मिलियन व्यूज़ आए, तो वो 8-9 मिलियन व्यूज़ पे चली गई वो वीडियो। हम देख रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। अब वो उस पर कुछ भी नहीं किया, वो क्लिप बने हुए हैं, बस एक जगह पे रख के स्टैंड पे लगा के हम लोग कमरा साफ़ कर रहे हैं,
आपको पता है हॉस्टल लाइफ किस तरह की होती है, तो वो लड़कों ने जब 2 लड़के थे हम लोग, सफाई किया, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, फिर जो उसके बिस्तर हैं वो उठा के झाड़ के वो सेट करके दोबारा कर रहे हैं, लेकिन वो जब कंप्लीट होता है कमरे की लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो उस वजह से लोग पसंद भी कर रहे थे और उसके ऊपर मेहनत नहीं थी इतनी मेहनत। हाँ, हमारा कमरा साफ़ करने वाली मेहनत थी, लेकिन वीडियो के ऊपर मेहनत नहीं थी, क्योंकि बस हमने वो 4 क्लिप जोड़े। तो फिर पता क्या चला कि लोगों को क्या अच्छा लगता है? लोगों को अच्छा ये लगता है कि बस उनको दिखाओ, पहले एक वो हमारी एग्जांपल है ना कि दाना डालो, कोई ऐसा दाना डालो जिसको देख के परिंदे आएँ। तो वो थोड़ी देर पहले हमने एक हुक लाइन या पहले 4 सेकंड की जो वीडियो की बात की थी वो ही हुक है, उसके थ्रू ही आपने एंगेज करना होता है बस। ठीक है। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा कि टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है, मैं पिछले 7 से 8 साल टिकटॉक पे मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो मैंने जितना टिकटॉक का अंडरस्टैंड किया है, उसका एल्गोरिदम बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा है। क्यों? काफ़ी क्रिएटर्स है वो मेहनत किए बगैर ऐसे ही क्लिप्स डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उठे 10 सेकंड का क्लिप बनाया, डाला और मिलियंस पे लैक्स ऑफ व्यूज़। और कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो कि पूरे दिन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूटिंग करते हैं, एडिट करके फिर जब वो लगाते हैं तो फिर 30,000, 40,000, 50,000 बस। तो टिकटॉक का काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम इज़ अ प्रीमियम प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको ब्रांड्स मिलते हैं। और इंस्टा का जो एल्गोरिदम है, आप क्वालिटी दोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, इंस्टाग्राम आपको उठाएगा। लेकिन टिकटॉक पे आई कैन से कि टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट एल्गोरिदम के हिसाब से मुझे उसकी कभी समझ नहीं है, कभी भी नहीं। आजकल की जो हमारी यूथ है, 2 चीज़ों में, एक तो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और दूसरा ये जिसे कहते हैं बिटकॉइंस, क्रिप्टो। ये दोनों चीज़ें जो हैं उन्हें लगता है, या डिजिटल मार्केटिंग, वो भी प्लेटफॉर्म ही कह लें उसको, कि बस ये जो है ना यही सब कुछ है। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्रिप्टो के अंदर हमारी काफ़ी यूथ है। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ना आप जाओ, लेकिन विद इन्फॉर्मेशन जाओ। अब मुझे इतना क्रिप्टो का नहीं पता, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो क्रिप्टो से बना भी रहे हैं, और काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। क्यों? वो ट्रेडिंग की वजह से। तो मुझे इतना इसके क्रिप्टो के बारे में नहीं पता, बट इतना कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड के अंदर जाते हो, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लो, देन उसके अंदर जाओ। और अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको एक प्रॉफिट आ गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके निकालो, बनिस्बत आप उसकी लालच करे हो कि आज इतना बन गया, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता और ज़्यादा बन गया। एक चीज़ बन गई है ना, उसको निकाल लो। क्यों? आपने जो इन्वेस्ट किया ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप बैंकक्रप्ट हो जाते हो, क्या करोगे? और काफ़ी लोग हुए हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हुए हैं कि पता नहीं कितने लाख उन्होंने उड़ा दिए, और अब क्या बस उधार ले रहे हैं और परेशान हुए में ऐसे ही। और इसी तरह ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बहुत सारे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लोग आते हैं, बस कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर आपने डिजिटल क्रिएटर बनना है तो आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत बड़ा सब्र का पैमाना होना चाहिए आपका, क्योंकि हो सकता है आप 2 वीडियोज़ बनाएं और आपकी वीडियोज़ वायरल हो जाएँ और आप एक स्टार बन जाएँ, या आप 200 वीडियो बनाएं और आपकी वीडियोज़ वायरल ना हो और आप उसी लेवल पे रह के काम कर रहे हो। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, एक तो आप में पेशेंट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आप लेके लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें। क्यों? आपको नहीं पता कौन सी वीडियो आपकी हिट कर जाए एल्गो पे और आपको मिलियन व्यू आ जाए, तो इसमें लक फैक्टर है बहुत ज़्यादा। हाउ टू, अब जो लोग आपको देख रहे हैं और नए हैं इस काम में, तो वो कैसे समझें कि ये एल्गोरिदम को कैसे समझना है कि भाई क्या चीज़ ट्रेंडिंग है और क्या करना है? आप जब एक फील्ड के अंदर जाते हो ना, आपको नो हाउ नहीं होती है। एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी में गया, उसको नहीं पता कि टाइम टेबल क्या होता है, किस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी क्लासेस होती हैं। क्यों? हम शुरू में बस हमें पता होता है हमारे स्कूल लेवल पे हमारी वो क्लास टीचर थी, हमने उस रूम में जाके बैठना है, बस रोज़ वही क्लासेस होती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है, डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपके डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासेस होती हैं। तो आपको तो शुरू में नहीं पता चलता जब तक आप उस स्पेसिफिक फील्ड में नहीं जाते। अब कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार हमें तो इंस्टा टिकटॉक का पता ही नहीं है, हम कैसे शुरू करें, हम तो बस जब हम पता चलेगा हम तब करेंगे। कैसे पता चलेगा? आप उस चीज़ में आए नहीं हो, आपको नहीं पता। आओ, 1-2 वीडियोस लगाओ, 10 वीडियो लगाओ, 50 लगाओ, लगाओगे तो समझ आएगी ना। जब तक समझ नहीं आएगी आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही है। बिल्कुल सही। बस इशू भी ये है कि अब पिछले साल से अगर देखा जाए इस साल में, तो आपके पास सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो मेरे ख्याल में कुछ 400-500 ब्लॉगर्स ऐड हुए हैं। ये एक छोटी अमाउंट नहीं है, और उसकी वजह से, और ये 400-500 उनका जिक्र आप करें जो काबिल ज़िक्र हैं, काबिल ज़िक्र हैं, एग्जैक्टली, जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो अलग बात है।
और उसमें अब ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉलोअर्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं, वो अगर हम लोग प्रोफाइल देखेंगे तो हमें तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो खुद से मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज़ के थ्रू नहीं कर रहे होते। मार्केटिंग एजेंसीज़ वालों को फिर पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ब्लॉगर्स होते हैं या उनको कुछ ना कुछ आइडिया होता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है ठीक है इन सब चीज़ों को। तो उस हिसाब से भी कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने फॉलोअर्स बाय किए हुए होते हैं, तो वो भी मार्केट में इन हो जाते हैं। फिर वो आपके क्लाइंट भी ख़राब कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनको नहीं पता चल रहा होता। आपका एक बजट होता है उसको भी डिस्टर्ब करवा रहे होते हैं। अगर मेरे जितने फॉलोअर्स वाला बंदा 5,000 रुपये पे चला गया है, तो मैंने अगर 40,000 रुपये बोला हुआ है तो वो कैसे मुझे कहेंगे? बिल्कुल सही। अच्छा नुमान, जो आपकी एक स्ट्रगल है जिसका आपने जिक्र किया कि आपने इंटरमीडिएट किया, क्या उम्र होगी? 17-18 साल? एग्जैक्टली। और आप हिजरत कर गए, आप इस्लामाबाद आ गए और अकेले आए? मैं अकेला आया था। यहाँ पर मेरे एक दोस्त होते थे, उनके पास आके मैं रुका। मेरी एक जॉब हो गई थी यहाँ पे रावलपिंडी में, सदर में एक हॉस्पिटल है, उसमें मैं नाम नहीं ले सकता अभी यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे की पंच ऑपरेटर एक होता था, कंप्यूटर ऑपरेटर से भी पिछला एक ग्रेड होता है, जिसमें की पंच ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर ही। वहाँ पे मैं रिपोर्ट्स टाइप करता होता था। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था एक, उसमें जो हमारी कैथ लैब होती है जहाँ पे आपका एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होती है, तो उसकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं तो वो मैं टाइप करता होता था। तो वहाँ से स्टार्ट लिया था। तो मेरी उस टाइम पे थी तकरीबन 8,000 रुपया, और मेरे ख्याल में रहने का और खाने पीने का खर्चा होता था 12-1,000 रुपया। तो वो कुछ पैसे मैं घर से लेता होता था। उस टाइम स्टार्ट मैंने ये किया, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ये जर्नी बहुत पेनफुल भी है और स्ट्रगलिंग भी है, लेकिन यह है कि अब जिस लेवल पे अल्लाह ने पहुंचा दिया है उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और शायद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, और मेरे एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि जो आपके टीचर्स होते हैं जिन्होंने आपको सिखाया हुआ होता है, उनकी इज़्ज़त करनी है बस। आप अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं, अगर आप इज़्ज़त करते हैं सिखाने वालों की तो आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। बिल्कुल सही। तो बस चलते मैं फिर उसके बाद सुपीरियर कॉलेज ज्वाइन किया। मैं जोराबाद गया, कोई 1.5 साल वहाँ पे मैंने गुजारा। उसके बाद मैं ओमान गया। ओमान में कुछ अरसा गुजारा। वहाँ पर मेरी सेटलमेंट नहीं हुई, किसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। वहाँ से मैं वापस आ गया। फिर मैंने एक पाकिस्तान का अस्करी इदारा ज्वाइन किया, उसमें भी वो लोअर स्केल की जॉब थी। तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया। लोगों ने बहुत कहा कि यार यहाँ से ना करो, यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, ये हैं वो हैं। वो मुझे पता था कि अगर 20-30 साल भी करता हूँ उस स्केल पे जॉब, तो जो मैंने अपना एक लेवल सोचा हुआ है मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। ये मेरी यूनिवर्सिटी आपके सेट के बिल्कुल साथ है, बैक साइड पे नमल इस्लामाबाद से मैंने अपना मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंसेज में। तो उसके बाद मैं एक और डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिली IT मैनेजर की, वहाँ पे मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ साथ साथ। तो फिर साइड बाय साइड जो वो यूनिवर्सिटी लाइफ थी उसमें ख़र्चे बहुत ज़्यादा थे, और घर की तरफ से स्पोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस तरह लोग करते हैं, क्योंकि मैं एक मीडियोकर फैमिली से था। तो वहाँ से जब मैं साथ में कॉल सेंटर करता होता था, तो आई कांट इवन इमेजिन कि अभी कोई बच्चा उस तरह के काम करे, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता था। 3 घंटे की मेरी नींद होती थी। 2 माह मैंने कॉल सेंटर किया था, और मेरे टीचर मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, नुमान मर जाओगे, बस कर दो। तो वो पास करने के बाद मेरी जब जॉब हुई अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छी सैलरी मैं अर्न करने लगा। उसके साथ सोशल मीडिया पे आया, फिर साथ में ये 2-4 चीज़ें ऐड की अपनी, तो अल्लाह ताला ने नवाजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ। बड़ा प्राउड जर्नी है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी जगह ऐसी हैं इसमें जिसमें आप हौसला हार देता है, उम्मीद हार देता है। एग्जैक्टली ऐसे है, लेकिन हौसला बनते हैं घर वाले बनते हैं, या आपकी जो एक लेवल आपने सोचा हुआ होता है, वो जो गोल होता है वो आपको मोटिवेशन देता है कि नहीं यार आपको ये करना चाहिए। लेकिन जब जर्नी कंप्लीट हुई, उसमें जो सबसे बड़ा मुझे लॉस हुआ है वो मेरे फादर का था। मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, और मेरे लास्ट पेपर थे उन दिनों में, लास्ट पेपर्स कंप्लीट हुए तो उस टाइम मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मतलब ये जो पीरियड था जो उन्हें दिखाना था वो मिस कर गया हूँ मैं। तो वो ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है। मैं हमेशा इस चीज़ से कभी भी मैं नहीं निकल पाता, कि क्योंकि उनको मैंने ये चीज़ दिखानी थी। वो मेरी खुशी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे, और वो मैं सोचता था कि जिस दिन मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी उस दिन शायद मैं इतना ऊंचा अपनी ज़िंदगी में नहीं रोया था जितना मैं उस दिन रोया था, कि मेरे अब्बा जी होते तो आज पूरे खुशाब में वो खबर फैली हुई होती कि शेख बशीर उल हक साहब के बेटे ने डिग्री कंप्लीट की है।
तो बस खुशाब में लोग अभी भी मुझे मेरे अब्बा जी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत अरसा पहले वहाँ से निकल आया था। तो बस लेकिन ये एक आपके चीज़ वालिद जो है, जैसे आपने जिक्र किया बातों में टीचर थे। टीचर थे, तो 41 का- ईयर सर्विस थी उनकी, 41 साल उन्होंने लोगों को पढ़ाया है। तो टीचर की हमेशा एक बहुत रिस्पेक्ट होती है। Exactly उसके ऐसे ही है। स्टूडेंट्स 40 साल जिस बंदे ने पढ़ाया हो तो उसके स्टूडेंट्स होते हैं। मेरी वालदा ने चूँकि पढ़ाया हुआ है 40 साल, तो मुझे भी लोग जो हैं उन्हीं के हवाले से जानते हैं कि इस तरह से, तो आई कैन वेरी मच रिलेट टू इट। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो जब हौसला टूटता है, और उम्मीद तो वो बच्चे आजकल बहुत जल्दी मायूस होते हैं, Exactly बहुत ऐसे जल्दी ही है। हिम्मत हारते हैं। आपके रास्ते में नहीं आया ये ड्रग्स और ये डिस्ट्रैक्शंस और ये सब चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मैं क्योंकि हम एक ऐसे फ्लैट में रहते थे जहाँ पर बाकी भी दोस्त होते हैं, सिगरेट्स भी पीते थे, इवन और भी जो ड्रग्स हैं वो लेते थे, लेकिन बस अपने आप को एक कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वही एज होती है जिसमें आप या बन सकते हो या बिगड़ सकते हो, और जो बिगड़ता है वो बहुत बुरा बिगड़ जाता है। कंट्रोल कैसे करते थे आप? ये कंट्रोल बहुत सेल्फ टेम्पटेशन कंट्रोल होता है कि मैं मतलब मेरा जो फ्लैट था वो मैंने लिया हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर जो वो आपका Agreement था, एफिडेविट वो या आपके एग्रीमेंट नाम जो था, होता है ना, उसके ऊपर वो मेरे नाम पे था। तो मेरे साथ जो भी पार्टनर आता था रहने के लिए, जो मेट्स आते थे, उनको मैं बोलता था पहले स्टार्ट में कि यहाँ पर कमरे के अंदर हम लोग ड्रग्स नहीं करेंगे। सिगरेट चलो ठीक है, वो अब मैं सबको नहीं कह सकता, वो बहुत ठीक है, वो भी बुरी बात है, लेकिन यह है कि चलो वो मैं अलाउ कर देता होता था। लेकिन मेरे बड़े करीबी दोस्त मेरे पास इसी वजह से नहीं आते थे कि मैं उनको ड्रग्स नहीं करने देता था वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लोगों को जगह चाहिए होती है जहाँ पे बैठ के वो करें। तो मेरा जो वो फ्लैट था, वो जो रूम था, उसमें हम लोग ड्रग्स नहीं अलाउ करते थे। मैं अलाउ नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता आपको था ना वालिद देख रहे थे ना, आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस था, आप भी ये कर सकते थे यार थोड़ी देर के लिए करूँगा और फिर मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे अक्सर बच्चे इस वजह से इस गड्ढे में गिर जाते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट में जब मेरी जो अर्ली एज थी, हम लोग एक तो खुशाब या कोई भी ऐसा इलाका होता है ना, वहाँ पे ये होता है कि आपके जो साथ जितने भी लोग होते हैं ना, साथ वाले मोहल्ले होते हैं या साथ वाली जो भी गलियाँ होती हैं, वहाँ पे लोग आपको जानते होते हैं। छोटा सा शहर होता है, हर बंदा एक दूसरे को जानता होता है। और अब्बू टीचर थे, उनको जानते भी काफ़ी सारे लोग थे। तो वो जहाँ भी जा रहे होते थे ना, क्योंकि मैं स्कूल भी कई दफ़ा अब्बू के साथ जाता होता था, या कहीं भी जाना तो वो मुझे साथ लेके जा रहे होते थे, तो वो एक आइडेंटिटी बनी हुई थी कि ये शेख साहब का बेटा है। तो मैं अगर खुशाब में किसी भी जगह पे ये काम करता तो लोगों ने कहना था या बता देना था कि ये वो आपका बंदा जो है, बच्चा जो है वो सिगरेट पी रहा था, ये कर रहा था। तो इस वजह से ये भी एक डर और खौफ होता था। तो यहाँ से एक तरबियत भी मतलब बंदे की हो जाती है स्टार्ट में कि यार ये काम गलत है, और ख़ुद भी बंदा डर रहा होता है जिस काम से, तो वो जाहिर सी बात है वो गलत होता है। नहीं, अगर आपको अपने वालिदैन की इज्जत का और रुसवाई का या उनकी शर्मिंदगी का एहसास रहा तो ये बहुत बड़ा। यहाँ पर भी आके ना वही चीज़ माइंड में थी कि यार कुछ करने के लिए आए हैं तो कोशिश ये है कि वही काम कर लें, किसी बुरे काम में ना पड़ें। तो वो बस एक मोटिवेशन अंदर से भी आती थी कि यार ये नहीं करना। या कुछ कंपनी ऐसी थी जो मतलब मेरे जो दोस्त थे वो नहीं करते थे, तो इस वजह से हम लोग बच गए। बिल्कुल सही। एंड लाइकवाइज ज़रगाम, आपकी जो कहानी है वो कैसे रही यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है? अच्छा, मैं बेसिकली एफएससी मैंने की थी, लेकिन मेरी जो लाइफ थी ना, उसमें 9th में जब मैं पहुंचा तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो सेम एज ज़मान आई हैव नो फादर। लेकिन अब मेरी लाइफ के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 साल थे सिर्फ जिसमें मेरे फादर के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, क्यों वो बाहर होते थे सऊदी वगैरह में। तो अब जब मैंने ये सारी फील्ड स्टार्ट की ना, और मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ अभी स्टिल कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी नहीं आती होती, ठीक है, सिर्फ वाहिद चीज़ें से जो वहाँ पे डिलीवर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अब ये इतना मैं ग्रो अप हो गया हूँ, इसके बाद अब हर रेस्टोरेंट वहाँ पे डिलीवर करते हैं कैब के थ्रू, ठीक है, बाइक्स भी नहीं, कैब के थ्रू खाना आता है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी मैं इसको बताना चाहता था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले कि आप जब ये सोशल मीडिया ना, ये हर इंसान की लाइफ बहुत चेंज कर देता है, ठीक है। अब मेरी लाइफ में क्या चेंज आया है कि वो जगह जहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं करता, वहाँ पे आप रातों को 10-11 बजे कैब पे खाना आ रहा है, तो इट्स वेरी लाइक मेरे लिए काफ़ी ब्लेसिंग टाइप है कि यार मैंने ये चीज़ एक अचीव किया ना। तो आपकी वजह से उस पूरे इलाके को एक सहूलत मिल गई है। और अब मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो भी कहते हैं कि यार तुम्हारे ना वालिद होते तो तुम उनको ये चीज़ दिखा पाते। और मैं खुद कहता हूँ कि काश मैं ना ये अचीवमेंट एटलीस्ट उनको दिखा पाता कि हाँ जी मैं ग्रो अप हो गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने मुझे देखा था मैं 8th में था, तो उन्होंने मेरा ये जो एक होती है ना मैच्योरनेस, ये उन्होंने नहीं दिखी थी। तो आई हैव रिग्रेट कि मैं उनको ये चीज़ें दिखा पा रहा। कोई बात नहीं, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, इट्स अ आप पार्ट लोगों ऑफ की लाइफ। लेकिन कामयाबी जो है वो हमेशा
क्रेडिट उनको रहेगा। Exactly, और yes, एक अच्छी और नेक औलाद जो है सदका जारिया इसीलिए कही गई है कि जब भी उनके हाथ से कोई खैर का काम होता है तो वो जो जिनकी तरबियत होती है, जिनकी मेहनतें होती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई होती हैं, उनको उसका ड्यू क्रेडिट और शेयर मिलता है। बिल्कुल ऐसे। और जब वो दुआ करते हैं तो वो भी पहुंचता है। तो आप लोग जिस तरह से स्ट्रगल के साथ और मेहनत के साथ अपने आप को लेके चल रहे हो, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सिर्फ आपका इन्फ्लुएंसर होना नहीं, आपके इन्फ्लुएंसर होने तक की जो स्ट्रगल और दास्तान है, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग इट विद अस। आज आने का, वक्त देने का, हमारे साथ बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। यहाँ पे मैं एक यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि अक्सर हमारे जो टीनेजर्स है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि फलाना इन्फ्लुएंसर है वो बहुत अमीर है, वो इस तरह से वो गाड़ियाँ हैं तो ये है वो है, ठीक है। तो अब वो ये चीज़ नहीं देखते कि वो जो गाड़ियाँ हैं वो सब हैं, वो आई कैसे हैं, ठीक है। वो जो टीनेजर एक बैठ के देख रहे हैं ना, वो जो देख रहे हैं उस चीज़ का वो कैश करें, ठीक है। तो उस टीनेजर को ये चाहिए कि वो भी कुछ ना कुछ करे, वो सोशल मीडिया को यूटिलाइज करे और अपने जो उसके अंदर स्किल्स है ना, हर पर्सन में एक ना एक स्किल ज़रूर होता है, या वो बोलने में अच्छा होता है या वो गाने में अच्छा होता है, कुछ भी होता है। तो उस चीज़ को कैश करे तो वो भी उस जगह पे पहुंच सकता है, ठीक है। चाहे जो भी पर्सन है वो पहुंच सकता है। बिल्कुल सही। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो लोग बच्चे देख रहे हैं? एग्जैक्टली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो हमारे बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे थ्रू अगर एक मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए तो वो ये है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचाने, देखें। उनके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास वो सहूलियात नहीं होती जो हम लोग देख रहे होते हैं या हम उनको अवेल कर रहे होते हैं। तो वो उनको थोड़ा सा हो रहा होता है कि यार ये जगह या ये चीज़ जो हमारे पास मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास वो चीज़ है और वो उस बंदे के पास नहीं है। तो ख़ास तौर पे अगर आप ईद के मौके पे भी देखें तो रमज़ान के बाद एक सदका फ़ितर दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है कि जो ईद की खुशियों में हम लोग उन लोगों को भी ऐड कर लें जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी तरह अपने इर्द गिर्द बस लोगों को देखें, उनको जो छोटी मोटी खुशी दे सकते हो आप लोग वो आप लाजमी दें, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पर इजाज़त लेंगे आपसे भी। आई होप यू हैव एंजॉयड द शो और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।